आपसे पूछे कि किन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। कोई पूछे दल बदल कानून किस अनुसूची में आता है। पंचायती राज कौन सी अनुसूची का टॉपिक है। कोई आपसे पूछ ले जनजातीय क्षेत्रों की व्यवस्था कौन सी अनुसूची में आती है। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची है वो कौन सी अनुसूची के अंदर दी गई है। अगर आप में से कोई भी एक दो सवालों में भी इनमें अटक जाता है तो मतलब आपकी तैयारी सही नहीं चल रही। तैयारी सही नहीं चल रही तो भाई एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। हर साल आरएएस, एसएससी, रीट, सीईटी, यूपीएससी, ऐसे तमाम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 12 अनुसूचियां याद कर लेते हैं। वो याद करने के बाद जाते हैं एग्जाम में, वहाँ क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ से पूछ लिया जाता है और वो तो पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन हो नहीं पाता। इसलिए हम क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी अनुसूची कब जुड़ी, क्यों जुड़ी, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कौन सी अनुसूची में क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि अनुसूची और जो आपका अनुच्छेद है उसमें क्या अंतर है। जब अनुसूचियां थी तो अनुच्छेद थे तो अनुसूचियों की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों लाए वो। तो देखो, अनुच्छेद और अनुसूची अलग अलग है। आर्टिकल आपके मुख्य नियम को बताते हैं कि भाई ये इसका जो मेन जो सब्जेक्ट है वो बता देंगे। जैसे अपना पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 कहता है। वहीं जो पहली अनुसूची है वो ऐसे कहती है कि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनका क्षेत्र, वो जो भी है वो डिटेल्ड, उसका पूरा कंप्लीट विवरण यदि कहीं पे मिलेगा तो वो पहली अनुसूची में मिलेगा। इस तरह से ये दोनों चीजें अलग है। आपसे इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है, अनुच्छेद और अनुसूची में, शेड्यूल और आर्टिकल में। तो आर्टिकल जो होता है वो मुख्य नियम बताता है, अनुसूची आपके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है, विस्तृत जानकारी देती है। वहीं आर्टिकल जो होता है वो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, और अनुच्छेद है उसके अंदर उसकी डिटेल होती है, विवरण होता है। आर्टिकल संविधान का मूल पाठ है और अनुसूची संविधान का विस्तृत परिशिष्ट है। एक टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है ना। तो ये है शेड्यूल। अच्छा, जब आर्टिकल लिख दिए थे तो आपने क्यों बनाई ये एक टेबल, क्यों अनुसूचियां जो है वो जोड़ी गई। अगर सारी सूची, सारी उनकी टेबल, सारे डिटेल्स आर्टिकल में लिख देते तो संविधान अपना एक तो वैसे ही सबसे बड़ा है ना, तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। बार बार उसमें संशोधन करना मुश्किल हो जाता, पढ़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता, अभी इतना मुश्किल है, लगता है ना। तो वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो आपके लिए संविधान निर्माताओं ने आसान बनाने के लिए अनुसूचियां अलग बना दी, आर्टिकल अलग बना दी। और भी काफी सारे रीजन थे। क्या शेड्यूल के बिना आर्टिकल पॉसिबल थे, नहीं। या फिर बिना आर्टिकल के शेड्यूल पॉसिबल थी। शेड्यूल के बिना तो आर्टिकल हो सकते थे लेकिन आर्टिकल के बिना शेड्यूल नहीं होती, क्योंकि सारी जितनी भी शेड्यूल्स हैं वो किसी ना किसी आर्टिकल से जुड़ी हुई है। अभी हम देखेंगे, है ना। जैसे पहली जो अनुसूची है वो आर्टिकल 1 से 4 तक, दूसरी अनुसूची जो अपने 59 हो गया, 65 हो गया, 75, 97, है ना, ऐसे अनुच्छेद है उसके अंदर। जैसे आपके 11वीं अनुसूची है उसके अंदर 243G, 12वीं में 243W, ऐसे, है ना। तो वो सारे आर्टिकल्स उसके अंदर हैं। तो जो अपनी अनुसूचियां हैं वो भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा है, जिनमें अनुच्छेदों से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जब हमारा संविधान बना था तो हमारे पास थी कुल 8 अनुसूचियां। समय बदला, जरूरतें हमारे समाज की, हमारी राजनीतिक जरूरतें, ये सारी बदली, संविधान में संशोधन हुए, संशोधन के साथ नई नई और अनुसूचियां जुड़ने लगी और ऐसे जुड़ी अपने पास 4 अनुसूचियां।
जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी वो आज बढ़कर 12 हो चुकी है। ये 12 अनुसूचियां हैं और इन 12 अनुसूचियों में क्या है, क्यों है, कैसे है, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। अनुसूचियों का संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुसूचियां, मैंने आपको बताया कि ये अनुच्छेदों की क्या करती है, व्याख्या करती है, और ऐसी ये अतिरिक्त सूचियां हैं जो जटिल विवरणों को सरल बनाती है और अनुच्छेदों के साथ मिलकर कार्य करती है। आपको एक्सप्लेनेशन किसी चीज की यदि मिल जाती है तो इजी बनता है। आप ये लेक्चर क्यों ले रहे हो? ताकि आपके लिए चीजें आसान बन जाए। आर्टिकल थोड़े टफ है, उनको इजी बनाने के लिए शेड्यूल्स बनाई गई है। अब ये वैसे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे संविधान संशोधन दिया हुआ है, कौन से संविधान संशोधन से क्या आया है, तो एक बार थोड़ा मोटा मोटा देख रहे हैं तो थोड़ा सा और डिटेल में उसको देख लेते हैं तो चीज़ें रिपीट होती है, फिर हमें याद होती है। ऐसे ही हमारा माइंड वर्क करता है। जो अपनी नवी अनुसूची है उसके अंदर क्या है, ये वो सूची है कि अपने राज्य और जो केंद्र है वो यदि कोई कानून है और उसको नवी अनुसूची में डाल देते हैं तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अपना जो डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर है जो कि देख सकता है कि कौन सा कानून सही है, नहीं है, क्या उस संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है, नहीं है, तो वहां पे इस तीसरे पिलर को कमजोर किया जाता है कि आप नहीं देख सकते यदि कोई भी चीज नवी अनुसूची में डाली गई है। क्या जरूरत पड़ी भाई कि आप जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र बना रहे हो उसकी शुरुआत में आप पहला जो संविधान संशोधन करते हो 1951 में, उसमें ही आप उसको अपाहिज बनाने की कोशिश करते हो? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? जरूरत थी, लैंड रिफॉर्म्स करने थे। जमीनें तो काश्तकारों के पास थी, जमींदारों के पास थी। जमींदारी प्रथा जो थी उसका उन्मूलन करना था। जो आम लोग थे उनको जमीनें देनी थी। यदि ये चीज आप ऐसे नहीं करते, उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए छोड़ देते, वकील किसके थे, पैसा किसके पास था, सब कुछ तो उन जमींदारों के पास था, तो क्या वो अपनी जमीनें देते? कभी नहीं देते। इसलिए नवी अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई कि इसमें यदि कोई भी कानून आप डाल दोगे तो उसका कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। फिर एक समस्या आ गई। समस्या ये आई कि भाई नई नई पार्टियां बनी तो जैसे जिसको जिधर से पैसे मिलते गए उधर वो भागते गए नेता लोग। ये एक समस्या हो गई। सरकारें जो है टिक नहीं पा रही थी, सरकारें वक्त से पहले टूट जा रही थी। अब बार बार सरकार यदि टूटती है तो जनता का भरोसा उठता है, अपना खर्चा बढ़ता है, क्योंकि इलेक्शन करवाना इतना वो तो है नहीं कि भाई फोकट में हो रहा है, पैसे तो वहां पे लग रहे हैं, मशीनरी लग रही है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। वो है दल बदल विरोधी कानून। फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें स्थानीय स्वशासन जो है वो आता है। तो ये कुछ चीजें हैं अपनी अनुसूचियों में जो कि नई हुई संविधान बनने के जो बाद में, मूल संविधान जो बना उसके बाद में। तो आप अक्षम अकेडमी पर है और हम शुरू करने वाले हैं अनुसूची 1 से। कौन सी अनुसूची में क्या है, कैसे है, ठीक है। पहली 8 अनुसूचियां मूल संविधान का ही हिस्सा है। तो पहली अनुसूची जिसके अंदर संवैधानिक प्रावधान क्या है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके अंदर है। संघ और राज्यों का क्षेत्राधिकार। भारत के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं, उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का विस्तृत विवरण पहली अनुसूची में आपको मिलता है। दिल्ली को विशेष दर्जा मिला हुआ है। 69 संविधान संशोधन के माध्यम से जो दिल्ली है उसको क्या कर दिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीटी नहीं है, एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन।
गलती से लिख गया, तो उसके लिए क्षमा। आपके पास एडिट होके पहुंचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस चीज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो ये भी पहली अनुसूची में ही है। पहली अनुसूची में क्या दे रखा है, बस संघ और राज्यों का क्षेत्राधिकार, कि अपना कहाँ कहाँ तक अपनी टेरिटरी है, अपने कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूटीज हैं, उन सब के नाम, बाउंड्रीज, है ना, और सारी चीजें इसके अंदर है। दूसरी जो अनुसूची है उसके अंदर आपके जो अलग अलग जो संवैधानिक पद है, वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन, ये सब चीजें दूसरी अनुसूची में दी गई है। इसके तहत कुछ आर्टिकल है, हालांकि ये जो आर्टिकल्स है वो पूछे नहीं जाते कि दूसरी अनुसूची में कौन से हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना चाहिए, कब एग्जामिनर का मन हो जाए कि पूछ लें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ के ये रटो, बस आप एक बार देख लो। 59(3) जो राष्ट्रपति से संबंधित है, 65(3) जो कि आपके उपराष्ट्रपति से है, 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), ये जो आर्टिकल्स है, इनके अलावा भी और आर्टिकल्स है, वो दूसरी अनुसूची के अंदर आते हैं, है ना। तो जैसे भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल जो हैं, वो उनकी जो वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन वगैरह आ जाएंगे 158(3) के तहत, है ना। लोकसभा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष 97 में आ गया। राज्यसभा और विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति हो गए, है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो जाते हैं, है ना। और आपके सीएजी हो गए 148(3) में, है ना। 125 के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आ गए। तो ये सारी चीजें जो है दूसरी अनुसूची के अंदर आती है, मतलब जो सैलरी है वो किसके अंदर आ जाएगी, दूसरी अनुसूची के अंदर आ जाएगी, भत्ते, विशेष अधिकार, पेंशन वगैरह। आगे बढ़े, आगे तीसरी जो अनुसूची है उसके अंदर क्या है, यदि कोई मंत्री है, संसद के सदस्य हैं, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्य मंत्री हैं, सीएजी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य मतलब एमएलए है, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, तो उनकी शपथ और जो प्रतिज्ञान है, ओथ और अफर्मेशन, उसके प्रारूप जो दिए हुए हैं वो कौन से में दिए गए हैं, तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। तो जो शपथ के जो प्रावधान है वो किस में दिए गए हैं, तीसरी अनुसूची के अंदर। अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है, शपथ में ये सारे तो आपके पास आ गए, मंत्री आ गए, संसद के सदस्य आ गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आ गए, सीएजी आ गए, है ना, हाई कोर्ट के आपके जजेस वगैरह आ गए, वो सब कुछ आ गया इसमें, है ना, एमपी एमएलए सब कुछ आ गए। लेकिन राष्ट्रपति अलग से अनुच्छेद 60 में शपथ का प्रारूप दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 69 में अलग से प्रारूप दिया गया है, राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में अलग से प्रारूप दिया गया है, वो इस अनुसूची में नहीं है, ठीक है। तो वो अनुच्छेदों में दिया गया है, वो ये जो तीसरी अनुसूची है उसके अंदर नहीं है। जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर आपके सीटों का आवंटन दिया हुआ है ना। जो राज्यसभा के अंदर सीटें होंगी वो किसकी कितनी होगी, वो चौथी अनुसूची के अंदर दिया गया है। इसमें आर्टिकल आता है 41 और 80, 80 का जो सब आर्टिकल 2, है ना। तो ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन को निर्धारित करती है ना। विशेष रूप से आपके दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, बाकी में आपके राज्यसभा सीटें है ही नहीं, है ना। आवंटन का आधार क्या है, आधार है उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या हम अभी ले रहे हैं 1971 की, जो 1971 की जो आपके जनगणना है उसको हमने आधार मान रखा है। अभी जो नया परिसीमन होने वाला है उसके बाद ये चीज बदल जाएगी, है ना, ऐसे चांसेस हैं बहुत हद तक। तो चौथी जो अनुसूची है उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, सीटों का आवंटन दे रखा है। पहली जो अनुसूची थी उसके अंदर क्या है, आपने जो राज्य हैं उनके नाम, उनका क्षेत्र, है ना, वो सारी चीजें हैं। दूसरी जो अनुसूची है उसके अंदर वेतन भत्ते हैं आपके। तीसरी जो अनुसूची है उसके अंदर आपके ओथ दे रखी है। चौथी अनुसूची के अंदर आपके पास क्या है, राज्यसभा की सीट दे रखी है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। आगे यदि पांचवी अनुसूची आप देखते हो तो उसके अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों पर किस तरह से प्रशासन करना है ना। शेड्यूल एरिया जो है और ट्राइब्स है, टीएसपी जिसे आप बोलते हो, वहां पर प्रशासन और नियंत्रण किस तरह से करना है, ये चीजें दी गई है पांचवी अनुसूची में।
इसका क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 244(1) के अनुसार पूर्वोत्तर के 4 राज्य इसके अंदर आते हैं, एटीएम नो मनी को छोड़कर, है ना। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। नो मनी मतलब मणिपुर नहीं है ना, उसको छोड़कर। अच्छा, तो उसको छोड़कर जो राज्य हैं वो क्या है, देश के उनको छोड़कर जो बाकी जो राज्य हैं उनके अंदर क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों पर प्रशासन और नियंत्रण के जो विशेष प्रावधान है वो इसके अंदर दे रखे हैं। जैसे अपना राजस्थान है, उसके अंदर टीएसपी एरिया है नीचे वाला, है ना। तो ये जो नीचे वाले अपने जिले हैं उनके अंदर किस तरह से शासन होना है ना, किस तरह से कंट्रोल होना है, वो सारी चीजें आपके 5वीं अनुसूची में है। ऐसे एमपी के अंदर भी है, महाराष्ट्र में भी है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो है टीएसपी एरियाज है ना। बस ये जो 4 राज्य हैं ये अलग है, ये 6वीं अनुसूची में आपने दिया हुआ है अलग से, है ना। तो इसके लिए राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई है, तो उसको विवेकाधिकार मिला हुआ है, विशेष विवेकाधीन शक्तियां हैं, मतलब अपने विवेक से वो निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशिष्ट कानून इन क्षेत्रों पर लागू होगा या नहीं होगा, या कुछ संशोधन के साथ लागू होगा। अब देखो, जो आपके स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये ट्राइब एरियाज हैं, जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको सलाह देने के लिए एक परिषद बनाते हैं, काउंसिल बनाते हैं, जिसको कहते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद। ठीक है। जो ये काउंसिल बनती है उसकी संरचना कुछ ऐसे होती है कि कुल 20 सदस्य होते हैं। उसमें एसटी विधानसभा प्रतिनिधित्व 3/4 होना चाहिए। ठीक है। यदि जो 20 है उनमें से 15 सदस्य हैं वो किसके होंगे, आपके एसटी के होने चाहिए, और जो अन्य सदस्य हैं वो आपके अन्य हो सकते हैं, है ना, जो एसटी के अलावा हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो ये 5वीं अनुसूची के अंदर दे रखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए इस परिषद का गठन किया जाता है। तो ये भी 5वीं अनुसूची में ही आता है। ठीक है। तो जो शेड्यूल एरियाज हैं, जो आपके टीएसपी जिसको आप बोलते हैं, उनमें किस तरह से शासन होगा, प्रशासन कैसे काम करेगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा उस जगह को, वो सारी चीजें आपके 5वीं अनुसूची में दी हुई है ना। राज्यपाल आपको बता सकता है कि आपने जो भी ये कानून बनाया, भले संसद ने बनाया, भले विधानसभा ने बनाया, वो किस तरह से यहाँ पे लागू होगा, क्या वो ऐसे कैसे लागू कर सकते हो, क्या वो बिल्कुल ही लागू नहीं कर सकते, या फिर उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको बदलनी पड़ेगी इस जगह उसको लागू करने के लिए। तो ये 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एटीएम में नो मनी हम पहुंच गए हैं। 6ठी अनुसूची, जो पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय राज्य हैं, है ना। पूर्वोत्तर के राज्य आपको पता है क्या, याद है सारे, वो 7 स्टेट जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। अगर ज्योग्राफी पढ़े हो तो आपको पता होगा, बाकी नहीं तो यहाँ पे ये कुछ अपने स्टेट्स हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे असम है, यहाँ पे अपना अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड है, और ये असम के नीचे है मेघालय, और ये त्रिपुरा है। हाँ, इधर आपके नागालैंड के नीचे है मणिपुर, फिर मिजोरम, है ना। तो ये अपने स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स के अंदर अपने जो एटीएम नो मनी से आप याद कर सकते हो, या फिर मित्र अमे, आपको जो भी याद रहे उनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। मित्र अमे तो अपने मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, है ना। और एटीएम नो मनी में आप ऐसे कर सकते हो कि ए टी और एम से जितने भी नाम है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। उसके लिए आपको पहले ये याद होनी चाहिए, ये सिक्किम भी है भाई 7 सिस्टर्स में, है ना, ये बनाया था, बताना भूल गया। अच्छा, तो ये अपने एटीएम नो मनी से आप कैसे याद कर सकते हो कि एटीएम से जो भी नाम है वो देख लो, बस उसमें मनी नहीं होना चाहिए, मतलब मणिपुर नहीं होना चाहिए। तो ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से अपना मेघालय भी है, मिजोरम भी है, मणिपुर भी है, लेकिन मनी के लिए तो अपने पहले ही मना कर दिया कि एटीएम में पैसे नहीं है, मनी नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जिनके ऊपर आप किस तरह से कंट्रोल करोगे, किस तरह से प्रशासन करोगे, किस तरह से कानून वहां के लिए बनाओगे, कैसे वो लागू करोगे, वो सारी चीजें आपके 6th शेड्यूल यानी 6ठी अनुसूची के अंदर दिया हुआ है। अब ये जो है क्यों है, क्या चीजें हैं यहाँ पे, जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र है,
है ना, कि जो आपका अनुच्छेद 244(2), अनुच्छेद 275(1), इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष उपबंध दिए गए हैं, जो कि आपके छठी अनुसूची के अंदर है। फिर यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदें बनानी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पे बनाओगे, एडीसी आप यहाँ पे बनाओगे। अब ये जो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक परिषद, प्रत्येक परिषद में अधिकतम 30 सदस्य, 26 निर्वाचित और 4 जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो स्वायत्त जिला परिषद के अंदर ये प्रत्येक जिले के अंदर होगी, 30 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, उसमें से 26 आपके निर्वाचित होने होंगे और 4 जो है वो आपके राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। विधायी और न्यायिक शक्तियां, ये जो परिषद है, ये परिषद बनी हुई है जो कि ये डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर, वो चाहे भूमि का हो, वन का हो, कृषि का हो, विवाह, विरासत और स्थानीय जो सामाजिक रीति रिवाज है उस पर स्वायत्त कानून बनाने और न्याय करने का विशेष अधिकार इनको प्राप्त है ना। जहां इनका अधिकार क्षेत्र है वहां पे ये क्या कर सकते हैं, भूमि, वन, कृषि, विवाह, विरासत और स्थानीय सामाजिक रीति रिवाजों पर स्वायत्त कानून बनाने और न्याय करने का विशेष अधिकार इनको है। ठीक है, ये है छठी अनुसूची। इसमें एटीएम नो मनी से आपको याद रखना है कौन कौन से स्टेट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सातवीं जो अनुसूची है उसके अंदर आपकी विधायी शक्तियां हैं, जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं, उनको बांट रखा है 3 लिस्ट में, आपको बहुत अच्छे से पता है ना, कि अपने जो है शक्ति पृथक्करण बहुत जरूरी होता है, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है ना। तो उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप कानून बनाने वाले हो उनको 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो आपका यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब शुरुआत में अपना जो संविधान बना था उस टाइम पे संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे और राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती में थे 47। वक्त के साथ सब्जेक्ट भी बढ़ेंगे, पहले इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट अब सब्जेक्ट है, एआई नहीं था, एआई अब सब्जेक्ट है, ऐसे ही आगे और नई चीजें होगी तो बढ़ेगी भी चीजें। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसे हो सकती है वक्त के साथ कि इसका सब्जेक्ट उठा के इधर डाल दिया या इसका इधर डाल दिया, इधर से इधर डाल दिया, कुछ भी हो सकता है ना, चीजें बदली तो जा सकती है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं रख सकते ना आप, संशोधन कर सकते हो तो संशोधन हुए होंगे, चीजें बदली होगी। तो जो संघ सूची थी उसमें 97 से आज हो गए हैं 100। जो स्टेट लिस्ट है उसमें 5 कम हो गए, 66 से रह गए 61। समवर्ती सूची में 47 से बढ़ के हो गए 52। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई पहले तो ये इतने सब्जेक्ट थे और आज ये गिनती कर रहे हैं तो ज्यादा आ रहे हैं, भाई टाइम के साथ सब्जेक्ट तो बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, तो ये सब क्या चीजें हैं, आप जो संघ सूची है इसके ऊपर कोई भी आपको कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा, संसद कानून बनाएगी, केवल संसद इस पर कानून बनाएगी। जैसे ही अपना डिफेंस हो गया, अपना विदेशी मामले हो गए, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, उनको ऐसे कैसे रटना नहीं है भाई, आप ये 100 सब्जेक्ट इसके अलग से याद करो, 61 अलग से, हो सकता है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, छोड़ने के लिए होता है। अगर आपको लगता है कॉमन सेंस से वो क्वेश्चन या तो बन जाएगा और रटने से नहीं बन रहा है तो भाई छोड़ दो, क्या क्या रटोगे, समझो। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आपका आईक्यू कैसा है, आईक्यू तो चेक करना है उधर, आप कॉमन सेंस से उसको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपके जीके में भी पूछे जा सकते हैं ना, तो ऐसे रटने नहीं बैठना, एक आपको सोचना है कि ये सब्जेक्ट किसका हो सकता है ना। बाकी देखो कई लोग रटाने के लिए ट्रिक्स भी बना रहे होंगे ना, वो उनकी समस्या है भाई, है ना, उनका रोजी रोटी है, कर रहे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, याद कर सकते हो, मैं तो नहीं कहूंगा कि आप ये सब्जेक्ट याद करने बैठो। जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर स्टेट को अधिकार है कि वो वहाँ उनके ऊपर कानून बनाए ना, सामान्य जो परिस्थितियां हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि इनके ऊपर भी कानून संसद बनाने लग जाती है, पढ़ेंगे कब ऐसा होता है। जो समवर्ती सूची है उसके अंदर 47 विषय से बढ़ के आज 52 विषय हो चुके हैं, इनके ऊपर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
लेकिन क्या हो, जैसे एक कोई सब्जेक्ट है जैसे शिक्षा, शिक्षा के ऊपर स्टेट ने भी कोई नियम बना दिया, सेंटर ने भी कोई नियम बना दिया, तो जो सेंटर वाला है उसको लागू करना पड़ेगा। ठीक है, भारी तो सेंटर पड़ेगा, है ना। राज्य के अंदर पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, कृषि, जल, ये जेल नहीं है भाई, हाँ जेल भी इसी के अंदर है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर है, राज्य सूची के अंदर है। आपके शिक्षा, वन, विवाह और तलाक, बिजली, ये सब संवर्ती सूची के विषय हैं। जो 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, 1976 में, इसके द्वारा क्या किया, 5 विषय राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए। शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्यायिका, प्रशासन, बस ये 5 सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाले गए थे। ऐसे जो याद करने हैं वो तो मैं भी आपको बता दूंगा। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट, आपके वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो, और जो अपना जुडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर डाले गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त भाषाएं और संशोधन। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम हमारे पास सिर्फ 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। वर्तमान में हमारे पास है 22 भाषाएं आधिकारिक रूप से जिनको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। अंग्रेजी जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है एग्जाम में, अभी करंट में था ये, क्योंकि अभी आपने एक लैंग्वेज और बढ़ाई है इसके अंदर, है ना। तो इसलिए आपसे पूछा गया है कई एग्जाम में, शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज, इसके अंदर 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, है ना। तो इन सबको ये प्राप्त है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। अच्छा, हम बात कर रहे थे जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर कितनी भाषाएं हैं और अब कितनी होगी, कैसे कैसे कौन कौन सी जोड़ी गई, तो वो संविधान संशोधनों से जोड़ी गई होगी, है ना। तो वो हम देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, सिंधी बनी 15वीं मान्यता प्राप्त भाषा। ठीक है, फिर 71वां संशोधन हुआ, उसके अंदर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसके अंदर नमक डाला गया अपने संविधान में। क्या डाला गया, नमक डाला गया। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जो है ऐड की गई। 21वां सिंधी तो आप याद हो ही जाएगा, है ना। उसके अलावा 92वां जो संविधान संशोधन है उसके अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया 2003 में। तो एक बोडमास आप मैथ में पढ़ते हो फॉर्मूला, उसी में से ओ और ए हटा दो। ठीक है, आप अपने जो स्वर है वो हटा दो, जो व्यंजन आपके बच गए वही है 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई भाषाएं। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो 8वीं अनुसूची में आपने भाषाएं दी हुई है। तो ये तो अपने जो मूल संविधान था उसके अंदर भी थी 8 की 8 अनुसूची। इसके बाद 9वीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि भूमि सुधार के लिए ये लाई गई, और यदि वो ऐसे सीधा ही आप संविधान संशोधन करके ऐसे बोल देते कि भाई हम भूमि सुधार कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ये जमीनें हम ऐसे देंगे, है ना, जमींदारी उन्मूलन हम करेंगे, तो लोग उस चीज़ को मानते नहीं, है ना। तो उसको जो अदालत के अंदर केस वेस चलने, है ना, वकीलों के बीच में फंसाने से बचाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ दी गई कि भाई बचा जा सके, है ना। मतलब आप जो है इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। हाँ, तो ठीक है, पढ़ लेते हैं हम क्या क्या लिखा हुआ। जो अनुच्छेद 31B है ये जोड़ा गया, पहला जो संविधान संशोधन है 1951 में। उस टाइम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। उनके कहा कि भाई हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे और जो जमींदारी प्रथा है उसका उन्मूलन करेंगे और उसके लिए अधिनियम बनाएंगे, है ना। और वो जो अधिनियम बनाएंगे उनको हम अदालती मुकदमों से संरक्षण देंगे। इसकी न्यायिक सुरक्षा, वो न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, मतलब इसको सुरक्षा हम देते हैं।
प्रारंभ में ये प्रावधान था कि इस सूची में शामिल किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं जा सकती थी। पहले ऐसा था, है ना, कि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती ही नहीं दे सकते थे। लेकिन IR कोहिलो वाद हुआ था एक 2007 में, है ना। उसके अंदर एक डिसीजन आया जो कि ऐसे था कि पहले जो अपना सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय था 24 अप्रैल 1973, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इस दिन केशवानंद भारती मामले का निर्णय आया था, है ना। और ये केशवानंद भारती का जो मामला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी में, है ना। इसको और डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए सभी कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है यदि वे संविधान के मौलिक आधार या मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। कोई भी कानून जो कि अपने बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका यदि उल्लंघन करते हैं तो उसका सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अपने जो कोर्ट है वो उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि क्या वो वैलिड है या फिर उसको वॉइड घोषित कर देंगे वो, है ना। तो इन्होंने IR कोइलो वाद के अंदर ऐसे कह दिया 2007 में कि भाई केशवानंद भारती के मामला का जो भी डिसीजन वो आया था उस टाइम ये कह दिया गया था कि भाई ऐसे आप, वहां तक तो ऐसे था कि न्यायिक समीक्षा कर नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद का यदि कोई कानून है और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन कर रहा है तो भैया उसका क्या हो सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये अपडेट है नवी अनुसूची का जो कि बाद में हुआ है 2007 में। अपने लिए तो अपडेट क्या है, पुरानी बात ही है, अपने को ध्यान रखना है ना। अच्छा, 10वीं जो अनुसूची है, मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में कि लोग ऐसे कर रहे थे, भाग रहे थे इधर से उधर, है ना। तो उससे समस्या हो रही थी ना। सॉरी। तो इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 102 और 191 में, 102 सेंटर, 191 अपने स्टेट के लिए, है ना। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 आया और उससे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका उद्देश्य क्या था? जो ये चल रहा था राजनीति के अंदर, आया राम गया राम, मैं कभी इधर आ रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ, है ना। वो बिन पेंदे का एक लोटा होता है ना, जो कि लुढ़केगा इधर उधर इधर उधर। वैसे ही अपने नेता, माननीय नेतागण अवसरवादी होकर इधर से उधर जा रहे थे। ऐसे में राजनीतिक स्थिरता तो हो ही नहीं सकती, किसी एक सरकार का कार्यकाल पूरा हो ही नहीं सकता। 10 लोग हैं वो मिलके ऐसे कह रहे हैं कि यार क्यों ना अपने में से एक CM बना लेते हैं और साथ में ले लेते हैं 70 लोगों को, 10 अपन है, उनमें से कुछ को मंत्री बना देंगे, थोड़े पैसे दे देंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो गड़बड़ कर रही थी, इसलिए लेके आए 10वीं अनुसूची। अब इसमें 10वीं अनुसूची के अंदर जो दल बदल विरोधी जो कानून है उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो तय की गई, अयोग्यता का आधार तय किया गया कि भैया स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना। कोई सांसद या MLA है, स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ रहा है, तो भाई आप दल बदल विरोधी कानून के अंदर आ जाओगे, आप पे कार्रवाई होगी, है ना, और स्पीकर करेगा आप पे कार्रवाई, है ना, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी व्हीप के निर्देशों के विपरीत मतदान करना या अनुपस्थित रहना। अच्छा ठीक है, अभी जैसे केंद्र में NDA की सरकार है, NDA की सरकार है और उसके अंदर जो पार्टियां हैं, है ना, तो NDA तो एक गठबंधन है, लेकिन वहां पे पार्टी कौन सी है, BJP है ना, नीतीश कुमार की पार्टी है ना। तो ये सब जो पार्टियां हैं वो अपना व्हीप जारी करेगी। जैसे अभी कुछ बिल आने वाला है ना, अभी जैसे बिल लेके आ रहे हैं वंदे मातरम के लिए कि उसके अगर कुछ करते हो आप, अगर वंदे मातरम का अपमान वगैरह करते हो तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। ये सब चीजें लाने की प्लानिंग चल रही है, अब वो अलग भी हो सकता है ना, ऐसे बातें चल रही है मीडिया में। तो अगर उसके लिए जैसे पार्टी व्हीप जारी करेगी, वो ऐसे बोलेगी कि भैया इस दिन इसकी वोटिंग होनी है और आपको आना है, तो उस पार्टी के सभी सांसदों को वहां पे उपस्थित होना चाहिए और मतदान करना चाहिए। ये है पार्टी की व्हीप। लेकिन इसके अगेंस्ट जाते हो कि कोई सांसद है, BJP का सांसद वहां पे पहुंचता नहीं है ना, और या फिर वहां पे पहुंच के भी उसके खिलाफ मतदान कर देता है, तो आपको पार्टी से निकाला जा सकता है ना, आप दल बदल विरोधी कानून के दायरे में आ जाओगे। यदि
कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य है, ये चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है। किसी गठबंधन में शामिल होने से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी पार्टी में शामिल हो जाते हो, है ना, कहीं आप कांग्रेस में, बीएसपी में, सपा में, किसी में यदि आप शामिल हो जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। नामांकन या नामांकित या मनोनीत सदस्य हैं, जैसे आपको मनोनीत कर दिया गया, है ना, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं ना राज्यसभा के अंदर, राष्ट्रपति ने आपको सांसद मनोनीत कर दिया, आपने शपथ ले ली, शपथ लेने के 6 महीने बाद में यदि आप किसी पार्टी में शामिल हो जाते हो, ए बी सी किसी भी पार्टी में यदि आप शामिल हो जाते हो तो आप भी डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे। ठीक है, तो ये 4 ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है। एक तो स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना, व्हीप का अनुपालन नहीं करना, कोई निर्दलीय है वो किसी दल में शामिल हो जाए चुनाव के बाद, या फिर नामांकित और मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद किसी दल में शामिल हो जाए। तो ये ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा कुछ अपवाद हैं जिसमें आपको मौका मिलता है कि भाई अगर ऐसा होता है तो आप इसके दायरे में नहीं आओगे, आपको दल बदल नहीं माना जाएगा कि आपने दल बदला है। और ये इसी आधार पर पार्टियां आज के टाइम तोड़ी जा रही है। सबको पता है कौन पार्टी तोड़ रहा है। हो सकता है आप जो पढ़ने वाले हो वो किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हो, है ना, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता हूं, मुझे न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। पार्टियां तोड़ना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सत्ता में वहां पे एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, यूपीए चलो पहले था, आज इंडिया गठबंधन है, उसकी सरकार हो, कोई भी सरकार यदि पार्टियां तोड़ती है तो लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है वो, है ना। चलो ठीक है, तो अपवाद क्या है हम तो वो पढ़ने वाले हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, उसके अंदर कहा कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। जैसे आपके 10 सांसद हैं, उनमें से 7 सांसद एक साथ जाके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये दल बदल नहीं है भाई। बहुमत आपकी पार्टी का निकल के कहीं जा रहा है, मतलब आपकी पार्टी में दिक्कत है। आप जो लोग जा रहे हैं उसमें दिक्कत थोड़ी ना हो सकता है पार्टी ठीक ना हो, उनकी बातें नहीं चल रही हो, वो जो चाह रहे हो वैसे पार्टी करने नहीं दे रही हो सकता है ऐसा, है ना। तो इसलिए इसको आप अपवाद मानेंगे। ऐसे वाले जो है वो उनको उनकी सदस्यता स्पीकर या फिर जो सभापति महोदय हैं राज्यसभा के, वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही अपने जो विधानमंडल विधान परिषद है उसके अंदर चलेगा, जो स्टेट वाले जो चल रहे हैं अपने। फिर निर्णायक प्राधिकारी और न्यायिक समीक्षा, ये जो अयोग्यता है इसका फाइनल डिसीजन जो है सदन का पीठासीन अधिकारी लेता है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि स्पीकर महोदय और आपके सभापति महोदय, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, इनके आर्टिकल्स हैं, इनकी पावर्स वगैरह सारी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में स्पीकर होते हैं, है ना, जो कि उस सदन को चलाते हैं, मतलब मॉनिटर होते हैं वहां के। मॉनिटर के पास ही सारी पावर रहेगी, है ना। तो वही बताएगा कि भैया क्या ये 4 चीजों में से कुछ हुआ है, अगर इनमें से कुछ भी हुआ है तो निकाल देगा कि भाई आप एमपी नहीं हो, अब आप एमएलए नहीं हो, है ना। ये पावर किसके पास है? जो पीठासीन अधिकारी है उसके पास। वो स्पीकर हो सकता है, राज्यसभा का सभापति हो सकता है, विधान परिषद का सभापति हो सकता है। ठीक है, एक केस था 1992 का कियोतो होलोहन केस। इसके फैसले के अनुसार इस निर्णय को कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है, उसकी जांच जो है कोर्ट कर सकता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची आपको समझ में आ गई क्या? मैंने काफी टाइम दिया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बाकी मुझे कोई मजा नहीं आ रहा आपका टाइम वेस्ट करने में। मैं सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। मेरे को ना कुछ लिखवाना है ना कुछ बताना है, ना मेरे को ये कहना है कि भाई आप चैनल को इधर उधर शेयर करो ये वो। ठीक है, लास्ट में ठीक है वो बोलना ठीक रहता है, पर बीच में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना। अच्छा, 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाएं। अब ये जो 11वीं अनुसूची है ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई। अब इसके अंदर क्या है, अनुच्छेद 243 जी, 243 जी,
इसमें क्या है, अपना जो स्थानीय स्वशासन है, और स्थानीय स्वशासन में भी जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि जो अपनी पंचायती राज संस्थान है, उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऐसा क्यों किया गया? देखो, लोकतंत्र जो है उसके अंदर हमने जब पहली क्लास ली थी तभी बात की थी कि भैया होना चाहिए शक्तियों का पृथक्करण। क्या होना चाहिए? शक्तियों का पृथक्करण। आपकी लेजिस्लेचर होती है, आपकी एग्जीक्यूटिव होती है, और आपकी होती है जुडिशरी। ठीक है, तो ये शक्तियों का पृथक्करण हो रहा है ना। ये पूरी तरह से यदि सेपरेट है तो ये शक्तियों का सबसे बेस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये है अमेरिका के अंदर। आपने कुछ ऐसा देखा था कि ये आपके लेजिस्लेचर में से कुछ चुने जाएंगे और वो कहलाएगा एग्जीक्यूटिव बॉडी। जुडिशरी जो है वो बिल्कुल ही अलग है अपने, है ना। अब यही चीज आपके ये सेंटर में है, सेंटर के बाद में अब ये तो इसमें तो यूनिटरी है। आपके जो जुडिशरी सिस्टम है वो तो अपने यूनिटरी चलता है ना। लेकिन जो अपने सदन की बात करें, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। तो ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इसके अंदर राज्यसभा है और लोकसभा है सेंटर में, है ना। वो सेम ऐसे ही चलता है कि भाई लोकसभा के भी सांसद ले सकते हैं, राज्यसभा के भी सांसद ले सकते हैं, और उनमें से आप मंत्रिमंडल बना रहे हो, है ना। ऐसे ही स्टेट है, स्टेट आ गया, स्टेट में सेम बॉडीज हो गई। ये इधर अपना वो चलेगा ही, हाई कोर्ट आ जाएगा, उधर सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट आ जाएगा, फिर आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएगी। अब स्टेट के अंदर जो है आपको और सेपरेशन ऑफ पावर करना है। कुछ सब्जेक्ट जो है लोकल लेवल पर आपको देना है, स्थानीय जो समुदाय विशेष हैं उनके उनको भी तो पावर देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उनके लिए खुद के लिए जो बेसिक नीड्स की जो डिसीजंस लेने हैं वो तो खुद लेंगे, है ना। इसलिए स्थानीय स्वशासन को आपने संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया, और उसके तहत आपने 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी साल 1992 में। इसके जो फंक्शनल स्कोप हैं, इसके जो कार्यकारी विषय हैं वो क्या है? इस अनुसूची में पंचायतों के सुचारू संचालन, आत्मनिर्भरता और स्थानीय विकास को गति देने के उद्देश्य से उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों के तहत कुल 29 कार्यकारी विषय शामिल किए गए। अभी जो पंचायती राज संस्थाएं थी ये तो पहले से ही चली आ रही थी, अंग्रेजों के टाइम पे भी स्थानीय स्वशासन तो था। अगर आपको हिस्ट्री की चीजें याद हो तो आप बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की जो देन थी वो किसकी थी? आप कमेंट्स में बता सकते हो। कोलकाता, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, नाम पता आपको खुद को लिखना पड़ेगा। अगर नहीं याद तो हिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए, जो मैं तो पता नहीं कब पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको खुद को तो पढ़नी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, एक बार मैं ये रफ कर लेता हूँ। अब आगे देखते हैं जो इसके विषय हैं, सब्जेक्ट, वो थोड़ा देख लेते हैं। बाकी हम ये 243 जी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक की बजाय भी 2 क्लासेज में पढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ, चलो ठीक है। जो ये सब्जेक्ट्स हैं ग्रामीण विकास के लिए, कृषि और संबंध क्षेत्र, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, शिक्षा और संस्कृति, कल्याण और जो स्वास्थ्य है, ये इनके तहत जितने भी सब्जेक्ट हैं वो किस में आते हैं? अपने 11वीं अनुसूची के अंदर, या फिर अपने जो पंचायत राज संस्थान है उनको दिए गए हैं कि इन पर जो भी काम होगा वो ये करेंगे। कृषि विकास हो गया, भूमि सुधार हो गया, लघु सिंचाई और पशुपालन हो गया, ग्रामीण आवास, स्वच्छ पेयजल, सड़कें और विद्युतीकरण, ये सारी चीजें किसके पास है? आपके पंचायत के पास है। शिक्षा और संस्कृति के अंदर जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और पुस्तकालय, ये सब भी किसके पास है? पंचायत के पास है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था, ये सारे काम किसके पास है? आपके पंचायत के पास है। और ये किसके थ्रू जोड़े गए हैं? 11वीं अनुसूची की तरह थ्रू जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो अपनी अनुसूची है 12वीं अनुसूची, शहरी स्थानीय निकाय, ये भी वर्ष 1992 में ही आया था, और ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है। याद रखो, हमारा जो देश है वो ग्रामीण देश है ना। ये कृषि प्रधान देश था, है ना। आज तो खैर ठीक है, कृषि पर निर्भरता ज्यादा है लोगों की, और जीडीपी में योगदान बहुत ही कम है, वो एक अलग चीज है। लेकिन पहले जो काम हुआ वो गाँव के लिए, है ना।
साथ में ही आए थे, लेकिन आपको ये याद रखना है, कई बार ऐसे कंफ्यूजन होता है ना, 74th शहरी है या फिर ग्रामीण है ना। तो पहले गांवों के लिए, है ना, प्लानिंग पहले गांवों के लिए, संवैधानिक दर्जा पहले पंचायत को दिया गया, उसके बाद शहरी जो निकाय है उनको 74वें में दिया गया, ठीक है। और इनको 18 विषय दिए गए। वहीं वहाँ पे जो आपके ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है उसमें 29 विषय हैं, उसको ज़्यादा है, ठीक है। फिर जी से लेके यहाँ तक है। और ये जो 243 है वो अनुच्छेद आता है अपने 12वीं अनुसूची के तहत, जिसमें आता है शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है। अच्छा, ये जो 18 कार्य हैं वो नगर पालिकाओं को शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व क्या क्या दिए गए हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। जो टाउन प्लानिंग है ना, प्लानिंग का मतलब नियोजन होता है हिंदी में, तो प्लानिंग ज़्यादा सही शब्द है ना। प्लानिंग और जो भूमि का उपयोग और नियमन जो है वो इसके अंदर शामिल है। फिर पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, कचरा वगैरह और वो सारी चीज़ें हैं, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं, है ना, सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, है ना, कहीं पे जेडीए कर रहा है, कहीं पे डीडीए कर रहा है ना। तो वो अलग अलग जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है वो, और आपके नगर पालिका है वो करती है। तो अब नगर पालिका के जो बस में नहीं है, जो बड़ी कोई सिटी बन गई तो वहाँ पे जेडीए डीडीए ऐसी संस्थाएं बनाई जा रही है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो अलग से हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन नगर पालिकाएं भी क्या कर रही है, सड़कें बना रही हैं, पुल बना रही है, आर्थिक सामाजिक विकास की योजनाएं बना रही हैं। सुरक्षा और पर्यावरण, अग्निशमन सेवाएं हो गई, शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, पार्क आपके जो बनाते हैं वो भी आपके नगर निगम, नगर पालिका ही बनाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थी अपनी 12 अनुसूचियां। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और कुछ ट्रिक्स अगर आपको मिल जाए तो शायद सबसे बेहतरीन चीज़ वो हो सकती है। तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक बात कही थी, आप सर्च करना उनका मीडिया को एक संबोधन, उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। इसके आगे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी, वो आप यूट्यूब पर सर्च करके सुनना, इट विल बी डिजास्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे सर्च करना और सुनना, आपको कुछ अच्छी भविष्यवाणी आपको मिलेगी, जो कि काफी साल पहले ये जो सरकार है ये बनी थी, उससे पहले उन्होंने कहा था, जस्ट बनने के पहले, ठीक है। सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, रिवीजन करते हैं, आप थक गए होंगे इसलिए थोड़ा सा आपका टाइम पास। हाँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना, वो ट्रिक है, इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे को याद आए थे, है ना। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे आप ये पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां याद कर सकते हो, वो भी एक सीक्वेंस में। सबसे पहले हमने बात किया संघ और राज्य क्षेत्र की जो टेरिटरीज है ना, उसका कहाँ तक है, कौन कौन से अनुच्छेद उसके अंदर आ रहे हैं, पहले से चौथे तक, है ना। तो टेरिटरीज, जो पहली जो शेड्यूल है उसके अंदर क्या है, आपके टेरिटरीज है, ठीक है। दूसरी जो है एमुलमेंट्स, वेतन और जो भत्ते हैं, है ना, तो सबके जो वेतन भत्ते वगैरह हैं वो दूसरी अनुसूची के अंदर आते हैं। तीसरी जो अनुसूची है उसके अंदर अफर्मेशंस या ओथ्स, शपथ का जो प्रारूप है वो आता है, ठीक है। अब टीयर में लास्ट में आर है, आर मतलब राज्यसभा की सीट, ठीक है। ऐसे आ जाते हैं आपका शेड्यूल एरियाज। लेकिन शेड्यूल एरियाज में कौन से, वो 4 स्टेट छोड़ के जो कि छठी अनुसूची में है, अदर जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे, छठी में आ जाएंगे। तो टीयर्स ऑफ ऐप से फेडरल स्ट्रक्चर, है ना, शक्तियों का विभाजन और जो सूचियां हैं ना आपकी, कौन सा सब्जेक्ट किस में आएगा, संघ सूची आएगी, राज्य सूची आएगी, या फिर आपसे जो है वो आएगा, संवर्ती सूची आएगा। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। फिर आता है ओल्ड में, ओ से आ गई ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राज भाषाएं। एल से आ गया लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, नवा हो गया। डिफेक्शन, डी से आ गया डिफेक्शन, दल बदल कानून। फिर पी से पंचायत,
और एम से आ गया म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपल क्या होता है ना, नगर पालिका को बोलते हैं ना, म्युनिसिपैलिटीज। तो ये आप याद रख सकते हो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम्स। ठीक है, बाकी 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, है ना। ठीक है, पहली अनुसूची आर्टिकल 1 से 4 तक है ना। दूसरी जो अनुसूची 4 है वो 4 अनुच्छेद 4(1) और 80(2) है ना। पांचवी जो अनुसूची है उसके अंदर 244(1) है। छठी जो अनुसूची है उसके अंदर 244(2) और 275(1) है ना। ऐसे ही 7वीं, 8वीं, 11वीं और 12वीं के अंदर ये अनुच्छेद हैं। 7वीं के अंदर 246 है, 8वीं के अंदर 344(1), 351 है, और 11वीं जो है उसके अंदर 243G अभी बात की है, और 12वीं के अंदर 243W अभी हमने बात की है। ठीक है, अब टाइम क्योंकि काफ़ी हो गया, आप थक गए होंगे और आपको याद भी करनी है चीज़ें, तो ये मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ। बाकी फिर से हम रिवीजन के टाइम देखेंगे, डिटेल में इन आर्टिकल्स की बात करेंगे, है ना। वैसे मैंने बात की है सबकी, है ना, जब मैं पढ़ा रहा था, समझा रहा था, तो आपको पता होगा, है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। बुनियादी ढांचा 1 से 4 तक, है ना। जनजातीय क्षेत्र 5वां और छठा। 7वें 8वें के अंदर संघीय संतुलन हो गया, या लैंग्वेज हो गई आपके, जो फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, और स्थानीय स्वशासन 9 से 12 तक, नहीं 11 और 12 के अंदर स्थानीय स्वशासन है। राजनीतिक स्थिरता 10वीं में है, और 9वीं के अंदर सामाजिक आर्थिक न्याय। ठीक है, तो ये अपनी शेड्यूल्स थी, है ना। और आपको फिर से एक रिवीजन की मैंने बना के दे रखी है, तो इसको आप पढ़ना और आप याद करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।